सो हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। ये प्लेस किया गया है किस पे, एक टेबल पर। हम देख सकते हैं ये फिगर है हमारा, ये टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये इस तरह से टेबल है। टेबल पे क्या है, ये एक मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट यहाँ पर वर्टिकली यहाँ पर खड़ा किया गया है, जिसका साउथ पोल नीचे की ओर टेबल पे है और नॉर्थ पोल ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल पॉइंट है इसका, जो मतलब मैग्नेट का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो टेबल पे पाया जाता है 6 सेंटीमीटर दूर नॉर्थ पोल से। मतलब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूर अगर देखें तो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूर हमें हमें मिल रहा है नॉर्थ पोल से, मैग्नेट मतलब मैग्नेट के नॉर्थ पोल से 6 सेंटीमीटर दूर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें निकालनी है यहाँ बी एच की वैल्यू, हमें निकालनी है बी एच इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, जो ये जो फिगर है यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन पोल की वजह से जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये बी एन डायरेक्शन। बी एन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन, और बी एस जो है ये इनवर्ड अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो साउथ में क्या है, एंटर करती है इस तरह से, साउथ पोल में एंटर करती है, इधर से नॉर्थ से निकल के, नॉर्थ से ऐसे निकल के आती है, इधर एंटर करती है। तो यहाँ से जब देखें तो यहाँ से तो आ रही है इस तरह से, तो इसलिए वो दूर जाती हुई उसकी जो रिजल्टेंट लाइन होगी वो क्या होगी, बी एन दूर होगी। और यहाँ से अगर देखें साउथ की तरफ से, तो इस पॉइंट से ऐसे मुड़ती हुई ये लाइन आएगी, ठीक है। ये पॉइंट से ऐसे मुड़ती हुई लाइन साउथ में एंटर कर रही है, तो इधर साउथ के रिस्पेक्ट में देखें तो लाइन क्या है, जा नहीं रही, लौट रही है, तो इसलिए इनवर्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डायरेक्शन बने हुए हैं। सो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसके इन दोनों के साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बी एन और बी एस की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, जो बी एन होगा, बी एन अगर निकालें तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा एम एम डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर। क्यों इसके, ये क्या कैसे आया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, डी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस 2 एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो ये डिस्टेंस जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये मिलेगी डी स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें ये मिलेगी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमें यहाँ से इस तरह से ये वैल्यू मिल गई है बी एन की वैल्यू। इसी तरह हम बी एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं हम। सो बी एस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बी एस की वैल्यू होगी म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एम डिवाइड बाई डी क्यूब, सॉरी डी स्क्वायर। क्यों डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से डी की वैल्यू, मतलब यहाँ साउथ पोल से अगर देखें तो पी की वैल्यू सिर्फ डिस्टेंस डी है, टेबल पर ही रखा है वो साउथ पोल, और टेबल पे ही पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, डी है। और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट साउथ डायरेक्शन में, साउथ की तरफ है। और इसकी डायरेक्शन क्या थी, बी एन की डायरेक्शन, वो थी एन पी की डायरेक्शन में। एन और पी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बी एन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। वो हम फिगर में आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। सो इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि निकालना है बी एच की वैल्यू, तो हम यहाँ पर पहले रिजल्टेंट हम हॉरिजॉन्टल फील्ड निकाल लेते हैं बी एन की। मतलब जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एन जो होगा वो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, साउथ का तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पर देखें तो ये साउथ का जो है वो टेबल पर ही रखा है साउथ पोल, तो उसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन हमें बी एन का नहीं मिल रहा है, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा बी एन, सॉरी बी एन इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 एल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा
डी डिवाइडेड बाय हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4l² टू दी होल पावर 1/2 ठीक है। सो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। तो हमें मिल गई है बी एन की वैल्यू भी हमें मिल गई है, तो इसको इक्वेशन थर्ड हम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये मिल गया हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया है। मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है बी एन की वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से पी पॉइंट पर, और एस साउथ पोल की वजह से पी पॉइंट पर, दोनों हमें मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगी, तो रिजल्टेंट फील्ड होगी इन दोनों की वजह से, वो क्या होगी, क्योंकि पॉइंट क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट है तो रिजल्टेंट फील्ड जो होनी चाहिए वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तभी वहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है, द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फील्ड वो क्या होगा, वो होगा बी, अगर उसको निकालें हम तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इस तरह से। ये बी डैश इसको अगर लिख के इस तरह से करें तो हो जाएगा या बी इक्वल टू, क्योंकि बी डैश क्या लिखें, बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो साउथ फील्ड का, साउथ पोल का, वो ये था। और इसमें से अगर नॉर्थ पोल को हम माइनस कर दें, नॉर्थ पोल का ये होगा जो इक्वेशन 3। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साउथ पोल की डिस्टेंस कम है यहाँ से, तो इसका इफेक्ट साउथ पोल का पी पॉइंट पर ज़्यादा है, नॉर्थ पोल की डिस्टेंस ज़्यादा है, दूर है, इसलिए नॉर्थ पोल का जो इफेक्ट होगा पी पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर, वो कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, साउथ पोल में से नॉर्थ पोल को अगर माइनस कर देंगे इस तरह, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा एम डी डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4l² की होल पावर हो जाएगी 3/2 ये स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर था, तो 3/2। सो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये बी रिजल्टेंट आ गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको स्मॉल एल लिखें, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका इस वजह से जो इसका रिजल्टेंट जो फील्ड है पी पॉइंट पर, इसका इफेक्ट, इस हॉरिजॉन्टल फील्ड का जो इफेक्ट है इस पॉइंट पर क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि ये नल पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ये जो बी एच होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ होगा बी एच, वो भी इक्वल होगा इसी के, जो ये वैल्यू आई है ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, बी एच के, बी एच के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे हम फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से ये हमारा हमें बी एच की वैल्यू मिल गई है, तो ये आ जाएगी बी एच इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें वैल्यू अगर पुट करें, पहले यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई, ये हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा यहाँ पर, वो बचेगा 1/d² माइनस बचेगा डी बाई ये डी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर प्लस 4l² टू द होल पावर 3/2, ठीक है। सो अब हम अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी का है वो हमें मिल जाएगा, तो बी एच इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁷, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू एम की वैल्यू हमारे पास है 1 एम्पियर मीटर, 1 एम्पियर मीटर, तो 1, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 1/36, 6 इंटू 6 मतलब 36, और डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, अब था ना, ये 6 सेंटीमीटर था, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर डी की, तो ये 6 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा यहाँ पर डी अपान मतलब 6 अपान, ये हो जाएगा 36 प्लस 64
टू द होल पावर 3/2। ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलेगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद, जो बी एच की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 22 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। या इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दूसरे यूनिट में लिखें, माइक्रो टेस्ला यूनिट के अगर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा बी एच इक्वल्स टू आ जाएगा 22 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, तो गाइज हमें यही कैलकुलेट करना था इसमें कि जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी अर्थ की यहाँ पर इस पॉइंट पी पर, वो क्या होगी, वो होगी 22 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, तो जो नल पॉइंट पर नल पॉइंट नहीं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है अर्थ की, वो कितनी है इस कंडीशन में, इस जहाँ पर टेबल रखा गया है उस पॉइंट पर, वो है 22 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना था इसमें। Hello everyone, welcome to this video. So in this video we are going to discuss this question. The magnetic field lines due to a bar magnet are correctly shown in option 1, option 2, and this is option 3, and this is option 4. Now as we know that in bar magnet, suppose this is north pole and this is south pole, the direction of magnetic field lines is from north to south, get it? But inside the magnet the direction of lines are from south to north, get it? So outside from north to south and inside south to north. So see this option. As we see in this option, only option 4 show the correct direction of magnetic lines. Therefore option 4 is the right answer. Thank you for watching. Hello everyone. Statement 1 says that the sensitivity of a moving coil galvanometer is increased by placing a suitable magnetic material as a core inside the coil. Statement 2 says that soft iron has high magnetic permeability and cannot be easily magnetized or demagnetized. So the question has given us two statements and is asking if both of them are independently true and if statement 2 is the correct explanation of statement 1. The soft iron is an iron that has low carbon content and is easily magnetized and demagnetized with a small hysteresis loss. Therefore, we can say that statement 2 is incorrect. Placing a soft iron core inside the coil makes the magnetic field radial, which increases the torque acting on the coil due to a given current flowing in the coil. Thus, due to increase in the torque, the sensitivity also increases. Therefore, statement A is correct. Statement 1. Therefore, the answer is option C. Statement 1 is true and statement 2 is false. Thank you. Hello everyone. Let us start with our question. In this question, what is given? A moving coil galvanometer experiences a torque of K into I, where I is the current. Now, if N denotes the number of coils, A denotes the area, and capital I is the moment of inertia, which is kept in the magnetic field B. Now, if I is for this current I, the deflection is pi by 2. Okay, then we need, and the torsional constant is given as to be x BINA divided by pi. We need to find what is the value of x square. Okay, now first of all, how is the torque basically given? So torque is given as to be torque on a coil which is placed in the magnetic field is given as to be m cross b. Now what is the value of m? M value is this NIA. Current is denoted with small I, Ni into A. Okay, and B is the magnetic field. Okay, now here it is given as to be directly proportional to Ki. That means the cross product would be with an angle of 90 degree. So it would be sine 90. That means our torque would be equals to NAB times I. Okay, now if we compare this with this equation equals to K into I, we can directly get the value of K as NAB. Okay, this we should remember. Let's call equation 1. Now let us come to the first part. What is given? It is given that we need to find what is the value of x square, and for I, for current I, when current is I, then deflection is maximum, and deflection is given as to be pi by 2. Okay, now we know that how do we get the value of the
torsional constant value. So torsional constant value is given as to be C value is equals to tau divided by theta. Okay, this is the value. Now our torque value would be equals to, we have already calculated NAB into I. So we put the value NAB into I divided by theta is given as to be pi by 2. So from here we can get our this C value, torsional constant value, as to be 2 NAB into I divided by pi. Now this has been given as to be equals to x times BINA over pi. Now from here, if we calculate the value of x, x would turn out to be 2. X would be 2, then our x square would be equals to what? X square would be equals to 4. Because x is equals to 2, we can get this value. Okay. Now this is the first part. Now in the second part, what we need to find? It is given that if the charge q is passed suddenly through the galvanometer, the maximum deflection is observed to be q times b n pi a divided by xi. Now we need to find what is the value of the x square. Now due to the sudden passage of the time, there would be change in angular momentum, and the change in angular momentum would be given as tau into dt. That means angular impulse. Angular momentum, change in angular momentum would be equal to change in angular impulse. Now how do we write the value of the angular momentum? If initial velocity is 0, then it would be I into omega. Okay, this would be equals to tau value we know. Tau value we have just calculated. It is NAB, okay, into I into dt. Now these value would be constant, so we can take these bracket term to be outside, and here it would be what? Just integration of I dt. So what is integration of I dt? It is equals to the charge which is given. Okay, now we need to find, so from here what we can do, we can find the value of omega. So omega would turn out to be NAB q divided by I. I is the moment of inertia. This capital I is the moment of inertia. Okay, small I is the current. Now this is the I. We need to find what we need to find. We need to find the maximum deflection. We need to find the expression for maximum deflection. Okay, now what will happen? So basically this due to this omega, it would be rotating and it would be causing the deflection. Okay, so the energy which would be lost, or we can say that by energy conservation, we can say that loss in kinetic energy, because it is getting a kinetic energy, rotational kinetic energy. This would be the gain in potential energy, which would be causing the maximum deflection in the is spring of torsional spring. So how do we write the value of the loss in kinetic energy? We know it is equals to half I omega square. Okay, this would be equals to gain in potential energy. So how do you write the gain in potential energy? 1 divided by 2 C into theta max square. Okay, now we know every value. We can put every value here. So it would be 1 divided by 2 into I into omega square. Omega we have just calculated, omega value. It is equals to be n square, a square, b, this q square, then b square divided by I square. This would be equals to 1 divided by 2. Okay, what is the value of C which we have calculated? C value we have calculated as to be this 2 NABI divided by pi. So we can put the value 2 C value as to be 2 NIAB over pi theta max. Okay, so if we solve this, then our theta max square, the maximum deflection, it would turn out to be pi times NABQ square divided by 2 I. This is I is the current and capital I. Or we can say that our theta max would be equals to, we can just take the square root, so it would be pi NAB divided by 2 II. This would be in the square root, and we can take q to be outside. Now this value has been given equal to be, we see it is given as to be q b n pi a divided by xi. So we can just substitute. It is equals to be q in the square root pi b n a divided by x into I. Now if we compare these two values, so everything would be cancelled except 2i. So that means x value is equals to what? It is equals to 2i. So what would be the value of x square? It would be equals to 4i square. Okay, so x square value would be equals to 4i square. So hope you have understood the solution. Thank you.